गुड मॉर्निंग। तो टाइप 4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज टाइप 5 पढ़ेंगे हम लोग। अब टाइप 5 में कुछ चीजें नहीं है। टाइप 5 में कुछ चीजें नहीं है, मैं और करा दूंगा बेटा क्वेश्चन थोड़े टाइम में। है ना, पहले टाइप कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करा दूंगा उन पे और। टाइप 4 में कुछ, टाइप 5 में कुछ चीजें नहीं है। क्या चीजें नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन है वो है, सपोज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट 2। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये कुछ इस टाइप के हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। अब जरा मुझे बताओ तो इसको देख के आपको कुछ याद आया? यस, रेंज याद आई। इसकी रेंज मैंने आपको बताई है। राइट, इसकी रेंज क्या होती है जरा बताओ तो। माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। ये इसकी रेंज होती है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। क्यों रेंज होती है, वाई, इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। वही आज मैं इसकी रेंज के बारे में भी बताऊंगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो चलो अपन दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल तो मैं ले लेता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज 2 sin x प्लस, माइनस ले लेते हैं, -3 cos x का। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, a cos x, a sin x प्लस b cos x का। ये तीन एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं क्या कराना चाह रहा हूं। इस टाइप की इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में आती है, जिसमें साइन एक्स का कुछ तो कोइफिशिएंट होता है, प्लस कॉस एक्स का कुछ कोइफिशिएंट होता है, मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी के फॉर्मेट में आती है। इक्वल टू सी के फॉर्मेट में आती है। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है, 1 है। बी की जगह कितना है, 1 है। सी की जगह कितना है, √2 है। ये गिवन है ए बी सी की जगह ये। तो एबीसी की जगह कुछ भी हो, किस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एक एक्सप्रेशन होता है। उसकी रेंज जो होती है वो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होती है। किसका? इसका। बेटा किसने बोला? हाँ, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो तो मैं कंडीशन बोल ही नहीं रहा हूँ। वो होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है हमेशा ना। इसकी रेंज क्या होती है? और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है या इसका प्रूफ क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। उन तीनों एग्जाम्पल के हेल्प से अपन रेंज निकालना सीखते हैं, उसके बाद में वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी क्लियरिटी है? क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें सी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ सी नहीं है, ये तो सिर्फ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्मेट। अभी मुझे इससे ही लेना देना है, मतलब बोले तो इसके एलएचएस वाले पार्ट से ही लेना देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। क्या करने वाले हैं अभी तक वही बताया है मैंने। कैसे करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया।
तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या करो, साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है -3, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट a है, इसका कोएफिशिएंट b है, मतलब cos x के साथ में b लिखा हो। तो सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद में क्या करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मतलब बोले तो यहाँ पे आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ए डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे अभी बस इतना ही लिख लो। ये तो किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो दोस्तों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हो। यहाँ सिर्फ इक्वेशन है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी। अब जरा बताओ मुझे, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, √2 आएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 से डिवाइड कर देता हूँ, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, √13। तो √13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, which is 2 sin x -3 cos x। ठीक है, ये स्टेप मेरे को हमेशा इस टाइप से करनी है। फिर जो डिवीजन वाला है उसको क्या करूंगा, इंडिविजुअल डिवाइड कर दूंगा, साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, इन दोनों से इंडिविजुअल डिवाइड, मतलब √2 नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना बन जाएगा, ये 1/√2, ये 1/√2 कर सकता हूँ ये मैथमेटिकली, राइट। सिमिलरली इसको √13 यही, साइन ऑफ एक्स -3/√13 कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी वही कर देता हूँ, अंडर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे सब चीजों में देखना, अगर ये कॉस है किसी एंगल का तो ये सेम एंगल का साइन है, अगर ये किसी एंगल का कॉस है तो ये सेम एंगल का साइन आ जाएगा। अगर ये किसी एंगल का कॉस थीटा है, मान लो एक एंगल है थीटा जिसके लिए ये कॉस है, तो ये साइन आ जाएगा। मतलब बोलने का सिंपल है, आप ये प्रोसेस करने के बाद में हमेशा एक जनरलाइज केस ऐसा जरूर बना सकते हो कि जिसमें कोई एंगल में अल्फा ले लेता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया, और अगर मैंने ये ले लिया ए, और ये ले लिया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जरा मुझे बताओ ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला पक्का बी होना चाहिए, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि कॉस अल्फा अगर मेरे पास ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो साइन अल्फा कितना होगा, बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो प्रोसेस आपने करी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये जो प्रोसेस करी है,
आप कभी भी ये साइन एक्स का कोएफिशिएंट और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट आएंगे, ये एक साइन थीटा होगा, किसी एंगल का साइन होगा, तो दूसरा किसी एंगल का कॉस होगा। जैसे अगर ये साइन है तो ये कॉस है, अगर ये कॉस है तो ये साइन है, हमेशा वैलिड रहने वाला है। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे 2/√13 एंड 3/√13, ये अगर किसी एंगल का कॉस अल्फा है, कोई एंगल अल्फा है जिसका कॉस की वैल्यू 2/√13 है, तो सेम एंगल के साइन की वैल्यू 3/√13 आनी है, ये पक्का है। क्योंकि हमने जो प्रोसेस करी है, हमने बना ही उसको इस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्या हो रहा है कि अगर ये वाला पार्ट किसी एंगल का कॉस है, राइट, किसी एंगल का कॉस है, मतलब अगर मैं ये एंगल यहाँ पे अल्फा ले लेता हूं और मैं बोलता हूँ 2/√13 कॉस है भाई, क्या कॉस अल्फा मेरे पास 2/√13 है, तो आप पक्का बोल सकते हो कि सर साइन अल्फा जो होगा ना, वो 3/√13 होना कंपलसरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 2 है और ये √13 है, तो इसको 3 होना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपने जो प्रोसेस करी है उसने ही ऐसे बना दिया है। जैसे कि अगर आप इसको cos π/4 लोगे, तो ये पक्का sin π/4 है। ठीक है, तो ये हमेशा आप इस फॉर्मेट में उसको ला सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं √2 sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4, ये लिख सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में। और इसको आप थोड़ा सा नोटिस करना, इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जरा मुझे बताओ कि किसी ने पूछा कि इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज के बारे में आप बोलोगे कि सर देखो, इसकी रेंज होती है -1 से +1, और इसमें अगर आपने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पूरे की रेंज है ना, वो -√2 से +√2 आ जाएगी। इस पैटर्न के तो हमने क्वेश्चन किए ही थे कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेंज क्या आएगी, ये। तो फाइनल रेंज आपके पास -√2 से +√2 आएगी, जो कि इसको देख के भी आप बता सकते थे √a² प्लस b², माइनस से लेके प्लस तक आएगी। फंडा ही यही है। जैसे कि मैं आपको ये वाला, नहीं, ये लास्ट वाला बताता हूँ कि अगर ये √a² प्लस b² को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता हूँ, इसको एज इट इज पड़े रहने देता हूँ, तो ये वाला पार्ट अगर कॉस अल्फा है, जो कि कांस्टेंट है, एंगल अल्फा की वैल्यू मुझे पता रहेगी हमेशा, जैसे यहाँ पे π/4 पता है, ऐसे एंगल की वैल्यूज पता रहेगी। भले ही नोन एंगल्स नहीं होंगे, जो हमारे फेमस एंगल है वो नहीं होंगे, बट हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू उस एंगल से रिलेटेड किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पता होगी। ये आ गया साइन ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ एक्स। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि इसका जो फॉर्मूला है वो √a² प्लस b², और यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है साइन ऑफ a प्लस बी का, एक्स प्लस अल्फा का। तो अब अगर आपके पास वाई डू वी में एक ट्राइंगल, तो बेटा नहीं बनाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्या क्वेश्चन है? मतलब बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई ये अगर ये कॉस है किसी एंगल का, तो ये साइन है सेम एंगल का। ये अगर कॉस है तो ये किसी का साइन है, कैसे पता करेगा? ट्राइंगल बना के ही तो पता करते हैं अपन हमेशा। ऐसे ही तो अगर कॉस थीटा दिया है तो साइन थीटा कैसे निकालता है? ऐसे ही तो निकालता है हमेशा। तो ये आ जाएगा आपके पास √a² प्लस b² साइन ऑफ x प्लस अल्फा। तो अब आप इसकी रेंज बता सकते हो कि सर ये तो साइन है, साइन की रेंज अंदर कुछ भी और डजेंट मैटर, -1 टू +1 होती है, उसमें √a² प्लस b² मल्टीप्लाई करोगे तो -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b² हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप इस वाले क्वेश्चन में करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको √13 लिख दो, √13 के बाद अगर ये कॉस कॉस अल्फा है आपका, और ये साइन अल्फा क्या है, अल्फा एंगल आपको नहीं पता है,
अल्फा एंगल नहीं पता है, बट अल्फा से रिलेटेड कॉस की वैल्यू भी पता है, साइन की वैल्यू भी पता है, और आपको पता है कोई तो एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाएगा, कोई कांस्टेंट एंगल है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज आपको दे के रखी हुई है। ठीक है, माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा √13 ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। डजेंट मैटर, इसकी रेंज अगेन -1 से +1 है, √13 को मल्टीप्लाई करेंगे, -√13 से +√13 तक आ जाएगी। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझना, सिर्फ ये मत समझना, ये समझना कि यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व थे, जरा बताओ मुझे। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर इन्वॉल्व है? या 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर इन्वॉल्व, साइन भी इन्वॉल्व है, कॉस भी इन्वॉल्व है। इसी को आपने कुछ मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके ये वाले फॉर्मेट में ला के रखा हुआ है। तो मुझे जरा ये बताओ, इसमें कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है कि भाई साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, समहाउ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करके ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉजिक लगा के हमने उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ ये कंस्ट्रेंट नहीं है, आप साइन में कन्वर्ट करो, इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं अभी बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, 2 sin x माइनस 3 cos x, दोनों इन्वॉल्व थे। आपने यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा मुझे यहाँ पे ये बताओगे कि ये एंगल अल्फा जो है दोस्तों, वो कितना आएगा? एंगल अल्फा कितना है, जरा बताओगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा? अगर लास्ट क्लास के एंड में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अगर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/√13 है, तो अल्फा को क्या लिखूंगा मैं? तो अल्फा को क्या लिखूंगा मैं? लास्ट क्लास में जाना ही पड़ेगा। वेरी गुड, अब आने लगे हैं आंसर। यस, थोड़ी बत्ती धीरे से जली है या टाइप थोड़ा सा धीरे से हो गया है, बट अब हो तो गया है ना? ये फंडा याद है, ये वाला कॉस इनवर्स में घुसे थे हम, कि कॉस एक्स अगर ये है तो ये वाला पार्ट अगर कॉस अल्फा में मान लेता हूं, तो दोस्तों अल्फा को क्या लिखता हूँ? कॉस इनवर्स। अच्छा ये बताओ तो जरा, अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी यहाँ पे? अपने प्रिंसिपल एंगल वाली रेंज में होगी। कॉस के लिए 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये चीज याद रखना, आप ये चीज याद रखोगे, और अगर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा दिया है तो मैं ये चीज बस आपको शॉर्ट में पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा भाई। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इनवर्स में किस तरीके से घुसा जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल अल्फा आ रहा है दोस्तों, वो उसको मैं बोल सकता हूँ कॉस इनवर्स 2/√13। अरे इसको तो मैं ये भी बोल सकता हूँ साइन इनवर्स 3/√13। बोल सकता हूँ क्या? अल्फा को कॉस इनवर्स के टर्म में डालना है तो 2/√13 ले लो, साइन इनवर्स के टर्म में डालना है तो 3/√13 ले लो, आपकी मर्जी है, आपको जो लेना। बिल्कुल, बिल्कुल वही मैं बोलने वाला था। अगर टेन इनवर्स के टर्म में डालना है तो आप ऐसा करो, इसको ले लो टेन इनवर्स ऑफ 3/2। सब बराबर है रे भाई, ये सब बराबर है। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ भी एंगल आएगा। अब एक आइडिया आप लगा सकते हो, चलो इस आइडिया, इस एंगल अल्फा के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया निकाल के दो, तो भाई ये कहाँ पे आएगा? एक रफ आइडिया, एक रफ वैल्यू निकाल के दो, देखता हूँ जरा कितना सीखे हो आप लोग मैथ्स। एक रफ वैल्यू दो कि सर ये देखो, इससे इसके बीच में आना चाहिए सर। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे, बट एक रफ वैल्यू है कि इससे इसके बीच में आना चाहिए। तो मेरे को बताओ, टेन थीटा 1 किस एंगल के लिए होता है? कौन से एंगल के लिए टेन थीटा 1 होता है? मैं एनालिसिस बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। भाई लोग समझ में नहीं आएगा तो मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा समझाने के लिए, क्योंकि वो एनालिसिस आपको खुद को ही करनी पड़ती है। टेन थीटा 1 होता है 45 डिग्री के लिए दोस्तों, राइट? ये हाँ, अब आंसर आया है मेरे को, राइट। टेन थीटा, हाँ बेटा पहले मैं ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद डाउट बता देता हूँ।
टेन थीटा वन होता है 45 डिग्री के लिए, टेन थीटा वन होता है 45 डिग्री के लिए, और टेन थीटा रूट थ्री होता है 60 डिग्री के लिए, है ना। ये वैल्यू तो उन्होंने बचपन से पता अपन को कि टेन 60 डिग्री होती है रूट थ्री। और भैया रूट थ्री की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है वो भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि 1.732 अप्रोक्सीमेटली होती है। ये अब आंसर आने लगे हैं। 1.732 वैल्यू होती है किसकी, रूट थ्री की। तो भाई टेन थीटा की वन वैल्यू होती है 45 डिग्री के लिए, और रूट थ्री विच इज 1.732 वो वैल्यू होती है 60 डिग्री के लिए। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ने लिख के रखा हुआ है, ये वैल्यू है 1.5। मतलब बोले तो वन से लेके रूट थ्री के बीच की वैल्यू है। और जब वन से लेके रूट थ्री के बीच की वैल्यू है तो एंगल दोस्तों 45 से 60 के बीच में आना चाहिए ना, राइट। एक रफ एनालिसिस, मैंने पहले भी आपको बोला है कि एक रफ एनालिसिस विल वर्क इन दिस केसेस बिकॉज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू कि भाई एग्जैक्ट एंगल कितना आएगा। बट एक रफ एस्टिमेशन आप जरूर निकाल सकते हो। कभी ऑप्शन भी आते हैं ना आपको, कभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं ना, तो आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। ये बेसिक इंटरप्रिटेशन है, बेसिक अपना कॉमन सेंस है। हाँ, कि टेन थीटा की वैल्यू पता है तो अगर एंगल आपको प्रिडिक्ट करना है तो एक रफ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो तो खैर ये एक बात हो गई। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा, ये जो लास्ट वाला केस है दोस्तों, इसमें अगर मैं एंगल अल्फा की बात करूंगा तो मैं एंगल अल्फा को क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ तो मुझे। एंगल अल्फा को यहाँ पे भी इनवर्स की टर्म में जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जनरल केस ले लिया हम। आप बोलोगे सर इसको लिख दो कॉस इनवर्स ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका मन कर रहा है साइन इनवर्स में लिखने का सर, तो साइन इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। और सर अगर टेन इनवर्स में लिखने का मन करता है तो टेन इनवर्स बी बाय लिख दो। आया क्या फंडा समझ में। चलो ये तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा एक चीज और नोट करना है आपको। ये वाला जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को आपने लिखा रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर। इसी एक्सप्रेशन को ना आप ध्यान देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ बस मैं बताने के लिए कि आपने अभी इसको लिखा था कुछ इस टाइप से। यहाँ पे खत्म ही हो गया ये वाला पार्ट तो जो एक्सप्लेन करना था। बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा मर्जी है कि भाई आप साइन में कन्वर्ट करो। जैसे मैंने तीनों को साइन में कन्वर्ट किया है दोस्तों। किस में कन्वर्ट किया है मैंने, यहाँ पे इन तीनों को साइन में कन्वर्ट किया है। अरे ऐसा साइन से हमको ऐसा कोई स्पेशल प्यार तो है नहीं, हम इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये वाली जो स्टेप है इसमें मैं रूट टू को तो एज इट इज लिख देता हूँ, और इसको मैं साइन पाई बाय फोर लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ यार, तो ये साइन एक्स आ जाएगा, और ये कॉस पाई बाय फोर लिख देता हूँ, और ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब जरा बताओ तो किसका फॉर्मूला बन गया। अब बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो अगर आपने मान लो ये भी लिखा तो कोई गलत नहीं है, सेम भी लिखा है आपने। बोले तो ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखा हुआ है और ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। यू कैन कन्वर्ट साइन टू कॉस और कॉस टू साइन, पाई बाय टू माइनस का फंडा, या जो भी फंडे आप एलाइड एंगल्स के लगाते हो उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको आपस में। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है साइन में ही कन्वर्ट करना है। इनफैक्ट जब भी आप ट्रिगो इक्वेशन करोगे तो हम लोग कॉस में लिखना प्रीफर करते हैं। अभी मैं रीजन बताऊंगा कि मैं साइन में नहीं लिखूंगा, मैं कॉस में लिखूंगा। रीजन भी बताऊंगा क्यों कॉस में लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। बट ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ भी आप कॉस के अंदर लिख सकते हो। एंगल थोड़े से चेंज हो जाएंगे बेटा, एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर इस एक्सप्रेशन को आपको कॉस में लिखना है तो ये रूट थर्टीन को तो छेड़ना नहीं है हमको, रूट थर्टीन को नहीं छेड़ना है। तो मैं बोलूंगा यार एक एंगल थीटा लेके आ जाता हूँ जिसमें अगर साइन थीटा टू बाय रूट थर्टीन है, साइन थीटा अगर टू बाय रूट थर्टीन है तो थ्री बाय रूट थर्टीन कॉस थीटा होगा बेटा। क्या होगा, और ये कैसे बनाओगे, ये आपका डायग्राम बना देगा खुद अपने आप में कि अगर ये एंगल थीटा ले रहे हो और अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर आप टू बाय रूट थर्टीन ले लो तो कॉस थीटा इस बार आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री बाय रूट थर्टीन आ जाएगा। फर्क क्या पड़ रहा है, इसको रूट थर्टीन लिख के माइनस बाहर निकाल के कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा लिख दो। माइनस बाहर निकालोगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा आप,
ये लिखो या ये वाला पार्ट लिखो, दोनों आपने सेम ही लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन है तो एक्स माइनस अल्फा है, यहाँ कॉस है तो थीटा प्लस अल्फा है, यहाँ पे थीटा, सॉरी थीटा प्लस एक्स आएगा यार, थीटा प्लस एक्स, हाँ थीटा प्लस एक्स। तो यहाँ पे बस अल्फा इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर दिया था, यहाँ थीटा इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर दिया था। फर्क कुछ नहीं है। अब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलना कि सर देखो थीटा की वैल्यू इस बार अगर आपको निकालनी है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि साइन थीटा आपने ले लिया है इस केस में 2/√13, है ना, और कॉस थीटा आपने ले लिया है 3/√13। तो ये जो थीटा एंगल आएगा, इसको आप बोलोगे अगर साइन के टर्म में लिखना है तो आप बोलोगे साइन इनवर्स ऑफ 2/√13। तो देखो साइन इनवर्स में 3/√13 था, 2/√13 है, एंगल चेंज हो गए थीटा और अल्फा, दोनों एंगल अलग अलग है, सेम एंगल नहीं है। बट आपका पर्पस सॉल्व कर रहे हैं कि आपको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है, तो वो आप जरूर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ एंगल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो एंगल भी चेंज नहीं हुए क्योंकि 1/√2 वैल्यू थी, तो कॉस और साइन में सेम ही एंगल आ गया, खैर। बट इट इज नॉट कंस्ट्रेंट दैट यू ओनली हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन ओनली, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस एज वेल। तो भाई ये पूरी फंडा जो है ये नोट कर लो। अब आपको यहां से समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये साइन की जो वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, उसमें अंडर रूट ऑफ a² + b² को मल्टीप्लाई करूंगा, तो -√(a²+b² से +√(a²+b² तक रेंज आनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी रेंज हम लोग क्या करते हैं, -(अंडर रूट ऑफ a²+b² से लेके +(अंडर रूट ऑफ a²+b² तक लिखते हैं। ठीक है, अब पूछ लो भाई। इसको पहले नोट कर लो, फिर स्क्रॉल डाउन भी कर लूंगा बेटा, पहले इसको नोट करो। This is the proof, this is the logic where we convert two trigonometric ratios sine and cos, the linear expression of sine and cos, into one trigonometric expression. This is the method, you can say. And with the help of this method we can find out the range as well. And the and we can use this method for other purposes as well, like what we will going to do in trigonometric equation, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे अभी, और कर भी लेंगे इनफैक्ट। तो इसको सिर्फ रेंज के पर्पज से मत समझना, इसको उस पर्पज से भी समझना कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन और कॉस, इसको हमने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया, साइन में भी कर सकते हैं कॉस में भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, अंडर रूट ऑफ a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, नोट कर लो बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट टाइम का लेक्चर अपलोड नहीं किया क्या मैंने? चलो ठीक है, आज दोनों लेक्चर। नीचे वाला नोट कर लो।
लोनी में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है बेटा। मैंने आपको 6.1.19 से लेके 6.1.26 या 6.1.19 के बाद वाले क्वेश्चन मत करना 6.1 में, और 6.2 में ट्राई करो। 6.2 अभी भले ही डिफिकल्ट होगा, बाद में होने लग जाएगा। यस। कॉस के साथ यहाँ पे अगर देखो लिखने का मन है तो तू कॉस इनवर्स ऑफ, हाँ जिससे सॉल्व हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बेटा। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन सम नहीं करना, 6.1.19 तक कर लेना बस। हाँ, 6.1.19 के बाद डिफिकल्ट है तो 6.2 सॉल्व कर दो बेटा। चलो ये लिख लिया, अब आ जाऊं मैं इस पे, ये क्वेश्चन बता दूं। प्रीवियस पार्ट नोट कर लो बेटा इसको। चलो तो अब इस टाइप के क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सेम जो मैंने अभी आपको करके बताया, क्या आप ऐसा करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अंडर रूट ऑफ a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो लास्ट में हमने प्रोसेस किया, √2। ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1।
अब इसको आपको मर्जी, आप इसको साइन में कन्वर्ट करने वाले हो या कॉस में कन्वर्ट करने वाले हो। मैं अभी साइन पाई बाय 4 लिख देता हूँ इसको, और साइन एक्स लिख देता हूँ, प्लस कॉस पाई बाय 4 लिख देता हूँ, प्लस कॉस एक्स लिख देता हूँ। और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा फॉर्मूला कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 का इज इक्वल टू 1। सो अब आप इसको पता है कि आप एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस पाई बाय 4 को लिख सकते हो बेटा 2n पाई, है ना। एंड देयर फोर एक्स को क्या लिख सकते हो, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कॉस के टर्म में जनरल सॉल्यूशन निकालना इजी है। अगर मैं इसी को, ये मेथड 1 अगर मैं नाम दे देता हूं, अगर मैं इसको मेथड 2 से करने की कोशिश करूं, मेथड 2 बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे कॉस लाना पड़ेगा, यहाँ साइन लाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाय 4 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 की, साइन प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 1। और आपको पता है कि एक्स प्लस पाई बाय 4 में यहाँ जनरल सॉल्यूशन आता है आपके पास 4n+1 पाई बाय 2, है ना। ये जनरल सॉल्यूशन तो आपको पता होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन। तो एक्स जो आपके पास आ जाएगा, आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास 4n+1 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। तो आप यहां से देखोगे ना, पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2n पाई प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आप 2n पाई प्लस पाई बाय 4 ही आ जाएगा। देखो आ गया, सेम आना भी है सेम। अगर अलग अलग लिखा हुआ दिखेगा, अरे यार मैंने यहाँ, हाँ ठीक है, अगर अलग अलग लिखा हुआ भी दिखेगा तो भी आंसर सेम ही रहेगा। अगर अलग अलग एक्सप्रेशन भी लिखे हुए ना, जैसे यहाँ तो सेम ही एक्सप्रेशन आ गए, अगर अलग अलग एक्सप्रेशन आते तो भी आंसर सेम ही आते। तो आपको कॉस में कन्वर्ट करना है कॉस में, साइन में कन्वर्ट करना है साइन में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई कंस्ट्रेन वाली बात नहीं है। ये तो बेटा जनरल सॉल्यूशन है, फॉर्मूला पढ़ा अपन ने इसका। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है तो जनरल सॉल्यूशन कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाय 4। सेकेंड फर्स्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पुराने वाले फॉर्मूले तो यूज होंगे, एक नया लॉजिक जरूर यूज हो गया टाइप। हाँ पाई बाय 2 यार, पाई बाय 2 दोस्तों, पाई बाय 2 नॉट पाई बाय 4। एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। चलो, तो आई होप ये रेंज का फंडा भी आपको क्लियर हो गया। बढ़ जाऊं आगे, ऐड करता हूँ नया पेज और एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। नहीं, क्वेश्चन अब आप लोग करके बताओ। 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 6 को सॉल्व करके बताओ जल्दी जल्दी से, सेम मेथड से। यस दक्ष। इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 6। प्रीवियस स्लाइड देखना है।
3 sin x + 4 cos x को सॉल्व करके बता दो जल्दी जल्दी। √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और सॉल्व कर दो। हाँ 3 और 4 है तो 3 और 4 के हिसाब से यूज कर लो ट्राइंगल। है ना, फंडा वही, √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 37 डिग्री मत लिख, उसको इनवर्स के टर्म में लिख बेटा, अब बड़े हो गए अपन। 3/5 को साइन इनवर्स 3/5 लिख दे, 37 डिग्री नहीं लिखने का, ठीक है। अब अपन मैथ सीखने लगे हैं थोड़ा सा अच्छा वाला। अब इनवर्स में घुस गए अपन, इनवर्स में घुस गए मतलब नेक्स्ट स्टेप 2 मैथ्स। हाँ यू कैन टेक एंगल अल्फा, बट फाइनली देखो आंसर में अल्फा की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी दोस्त। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेगा, साइन इनवर्स 3/5 या कॉस इनवर्स 3/5, जो भी तेरी, जिसे भी तूने अल्फा चूज किया है। बट बेवकूफ हो, मुझे ये बताओ, एक आधे तो बोल देते कि सर ये इसके सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, आंसर इज नो सॉल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। थोड़ा तो भेजा चलाया करो, सॉल्व करने बैठ गए बिना देखे समझे। एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नो सॉल्यूशन। अरे क्यों सॉल्यूशन नहीं है जरा बताओ तो, कि क्यों सॉल्यूशन नहीं, चलो ये तो बता दो अब, कि इसका सर एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। Because it is not fitting in the range. Correct, Siddhant. It is exceeding the range. Arey guys, keep this thing in mind. What is the range of 3 sin x plus 4 cos x? 3 sin x plus 4 cos x की रेंज क्या होगी? तो √a² + b² बोलेगा, -5 से +5 लेना, इसके बाहर जाने की गलती मत करना। और इसके बाहर जाने की गलती करोगे तो फिर नो सॉल्यूशन आएगा भाई। तो पहले फंडा तो लगा लो, उसके बाद एक cos x b sin x में घुसना। अब इसमें अगर आपने उस मेथड से प्रोसीड किया ना, आंसर लिख के आ जाओगे आप। तो कभी उस टाइप से मत करो, थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलो ये वाला नहीं कर सकते तो ये वाला कर लो, 3 cos x + 4 sin x = 5। ये तो रेंज में फिट हो रही है ना दोस्तों, इसको सॉल्व करके दे दो। ये रेंज में फिट होगी, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऊपर वाली रेंज में फिट नहीं होगी तो आंसर कहां से निकाल लोगे तुम लोग। हाँ राइट वेदांत, वो भी फंडा सही है, बिल्कुल सही है, उधर से भी आएगा। मतलब सीखने लगे हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा मैथ्स 2-4 महीने बाद, थोड़ा सा दिमाग लगाने लगे हो तुम लोग, क्यों वेदांत। चलो भाई, आंसर आ रही है 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है भाई, देख लेंगे। तो क्या करोगे,
5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। इस टाइप की कुछ दुनिया आपको नजर आएगी। ये 5 से 5 कैंसिल कर देना, यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसको ले लेते हैं, चलो कॉस अल्फा ले लेते हैं, ये कॉस एक्स ले लेते हैं, इसको साइन अल्फा ले लेते हैं, इसको साइन एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे होले से लिख देते हैं बगल में। बगल में लिख देते हैं कि देखो भाई, कॉस अल्फा 3/5 ले लिया है हमने, या बोल दो साइन अल्फा हमने 4/5 ले लिया है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि टेन अल्फा हमने 4/3 ले लिया, जो मर्जी आपकी बोलना है बोल दो। और इसको आप लिख दो कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अल्फा माइनस एक्स भी लिख सकते हो, अल्फा माइनस एक्स का भी सेम ही फॉर्मूला होगा, एक्स माइनस अल्फा का भी सेम फॉर्मूला होगा, बट एक्स से जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं थोड़ी सी उसको इज्जत देते हैं, उसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। और वन पे सॉल्यूशन आपको पता है 2n पाई लिखते हैं हम लोग तो। अरे यार, ये तो वन ही लिखना, अभी कहाँ सॉल्यूशन लिख रहा है रहने। अभी तो वन, अभी तो सॉल्यूशन नहीं लिख रहे। एक्स माइनस अल्फा को अब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2n पाई लिखोगे बेटा। और 2n पाई लिखोगे तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। तो अब एक्स इज इक्वल टू, अब आपकी मर्जी, इस अल्फा की जगह आपको इनवर्स में घुसना है, तो मेरी मर्जी हो रही है कि टेन इनवर्स में घुस जाता हूं, तो टेन इनवर्स 4/3 लिख देता हूँ। माइनस नहीं आएगा दोस्त, प्लस आएगा। अच्छा, साइन में घुस रहे हो, कोई बात नहीं, साइन में घुस के बता दूंगा मैं। ठीक है, अब ये अल्फा आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एक आंसर तो ये आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू ये है। फिर किसी का मन किया होगा कि नहीं भाई, हम यहाँ पे ये वाली जो आप पहली मेथड यूज कर रहे हो जिसके अंदर आप कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, हम सर साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोले ठीक है भाई, चल साइन में कर ले, देख लेते हैं क्या आता है। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ एक्स प्लस, अल्फा नहीं दे देते हैं इस बार, थीटा दे देता हूँ, ठीक है, थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। जहां पे साइन थीटा की वैल्यू इस बार मैं लिख दूंगा, साइन थीटा की वैल्यू इस बार हो जाएगी आपके पास 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5, और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4। और इस बार थीटा आपने कुछ अलग तरीके से चूज किया, यहाँ पे कॉस साइन में बनाया था, यहाँ पे अलग। तो ये बोलोगे सर देखो ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स का इज इक्वल टू 1, मैं बोलूंगा एकदम सही। फिर थीटा प्लस एक्स को आप लिखोगे 4n+1 π/2, ये भी एकदम सही। फिर आप बोलोगे सर एक्स को लिख देता हूं मैं 4n+1 π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह सर अगर इनवर्स में घुसना है, टेन इनवर्स में घुसना है, तो टेन इनवर्स 3/4। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं बेटा, ये दोनों एकदम सेम ही लिखे हुए हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही हैं, डिफरेंस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है। ठीक है, अब ये चीजें आपको मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इनवर्स का एक फॉर्मूला लगेगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, है ना। थोड़ा सा स्पेसिफिकली इजी जरूर बना दूंगा। अगर π/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n पाई प्लस π/2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 3/4। और एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे इनवर्स में, आपको पढ़ाया जाएगा कि π/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4 को आप 2n पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 4/3 लिख सकते हो। बट ये अभी नहीं लिख पाओगे, है ना, तो अभी घुसना मत। बस मैं बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, लिखे हुए अलग अलग नजर आ सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दैट वुड बी ऑन बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड, के ऑप्शन आपके पास कभी हो सकता है ये वाला हो, कौन सा हो, ये वाला हो, और कभी हो सकता है ऑप्शन आपके पास ये वाला हो। वो इंटर रिलेट करने में अभी आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा। अरे ये तो नाम है रे भाई,
ये जो एंगल है थीटा नाम है, मेरी मर्जी में अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो लिखना है लिख सकता हूँ यार। मैं खुद का नाम लिख देता हूँ कि चलो इसको नाम दे देते हैं नितिन। तो नितिन कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/5 हो गया। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। वो ट्रायंगल के फंडे से ही रिलेट किया है मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी मर्जी है कि तुमको 10 अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसकी जगह आप कॉस इनवर्स लिख दे यार। ये सेम है यार। तेरे को लग रहा है नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, साइन ही अच्छा लगता है हमको, तो साइन के टर्म में लिख दे। ये भी लिख दे चलेगा। तीनों में से कुछ भी लिख दे मेरे को चलेगा। क्वेश्चन में अगेन ऑप्शन में क्या दे के रखा हुआ है, फाइनली यही मैटर करता है हमारे लिए। तो कि ऑप्शन में कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, उसके हिसाब से मन से लिख देंगे। टिक कर देंगे, मतलब लिखेंगे कि हमको तो टिक करना है एग्जाम। ये यही तो बोल रहे हूँ मृदुल, यही तो बोल रहे हो कि ये बेटा समझ में नहीं आएगा रे अभी देखो। इसमें एक फंडा होता है रे यूज इनवर्स का। अभी नहीं पता तुमको कि ये वाले फंडे को ये कैसे लिखने का। बोल। Sir, in which sums will we check the range of the equation and then we will directly comment? नहीं नहीं, ये इस टाइप है जब भी कभी भी, मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है क्वेश्चन पे। अगर तेरे को मैंने बोला कि, अगर तेरे को बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 देके रखा हुआ है, तो तू क्या बोलेगा? Not possible. नॉट पॉसिबल, यू आर चेकिंग द रेंज ओनली। तो Yes, ऐसे sir. कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन चेक। You can check in any type of a question because at one side a trigonometric expression is written and trigonometric equation have their own limitations. So if anything like this is happening, you can comment on the answers directly. Sir, because if we'll try the normal method in the above question, तो फिर हाँ, we wrong answer आ जाएगा ना? रॉन्ग नहीं आएगा। देखो यहाँ पे स्टेप के आने के बाद वही तो किसी ने, वेदांत ने बोला था शायद, बोला था सर यहाँ पे आप ये सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे 6/5 आ जाएगा एकदम से, यहाँ 6/5 आ जाएगा। तो कॉस की वैल्यू 6/5, इसके बाद तेरे को निग्लेक्ट करनी पड़ेगी। Oh, okay, sir. Okay. है ना, तो किसी किसी ना किसी स्टेप पे वो निग्लेक्ट हो ही जाएगी। हाँ, इफ यू सॉल्व यूजिंग कॉस एंड आंसर इज गिवन इन साइन, तो भाई लोग, इसलिए मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन आप करोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लेना। वो ऑप्शन बता देगा आपको कैसे प्रोसीड करने का। चलो बढ़ जाए क्या आगे। चलो, प्रीवियस प्लेस, प्रीवियस स्लाइड बोलो तो ये वाली लिख ले। ये टाइप 5 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पैटर्न करते हैं टाइप 6। टाइप 6 जो है, जिसमें ना, थोड़ा सा इसको समझना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन्वॉल्व है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन्वॉल्व है। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन्वॉल्व है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो थोड़े से चमकना चाहिए आपको ये कि भाई ये दोनों इन्वॉल्व है, तो ये वाली मेथड यूज करेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल की हेल्प से ही समझाता हूँ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर आपको देके रखा हुआ है सपोज,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे के रखा हुआ। तो ये जो भाई साहब है, ये वाली कंडीशन को कर रहे हैं सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इन्वॉल्व है तो ये टाइप 6 में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। टाइप से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन जब करोगे क्लिक होना चाहिए, ये नहीं क्लिक होना चाहिए ये टाइप 6 था, अरे भाई इसको ऐसे करना है, ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो मेथड यूज करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग पुट करते हैं टी बेटा। क्या पुट करते हैं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी का सब्सटीट्यूशन हम अपनी तरफ से करते हैं। क्यों करते हैं मैं बताता हूं कि इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है? तो आपका सब्सटीट्यूशन ये हो रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या करना है? टी सब्सटीट्यूट करना है। इसको स्क्वायर करोगे आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, हो जाएगा 1। तो देयरफॉर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, सिंपल मैथ्स। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एकदम सही। फिर आप आओगे कि ये वाली इक्वेशन के अब क्या हलचाल है, सब्सटीट्यूशन के बाद देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो आप सब्सटीट्यूट कर चुके हो टी, 1 को तो कुछ भी नहीं है, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप लिख दोगे टी स्क्वायर माइनस 1, और हमारा काम हो गया आसान, और मेरे को लगता है अब आपको क्लिक भी कर गया कि कैसे सॉल्व करने का है। राइट। तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लेके आ जाओगे तो आप बोलोगे सर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये तो आपको पता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, खैर ये क्वाड्रेटिक तो बहुत इज्जतदार बन गई है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया है t इक्वल टू 1। तो ये बन गया भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। और ये तो टाइप 5 में अभी हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, ये वाला तो टाइप 5 में अभी पढ़ के ही आ रहे हैं, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी टाइप्स। अब सॉल्व कर देना। तो बस आपको क्लिक होना चाहिए कि नहीं ये मेथड यूज कर सकते हैं। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे ये प्लस के बाद प्लस की जगह अगर माइनस भी होगा ना बेटा तो भी इट विल वर्क आउट, है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ भी होगा, प्लस माइनस बीच में एसोसिएटेड है साइन और कॉस के बीच में, किसी में भी प्लस किसी में भी माइनस चल जाएगा अपन को। तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस मेथड दिस टाइप। ठीक है। तो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 को तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना। तो फटाफट टाइप 6 कॉपी कर लो, टाइप 7 और करा देता हूँ ताकि आज अपने टाइप कंप्लीट हो जाए, फिर कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा इस पे। कल नहीं, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। व्हेन विल बी द नेक्स्ट क्लास? इन दिस वीक ओनली? डू वी हैव एनी डू हैव एनी मोर क्लासेस इन दिस वीक? टुमारो? ओके फाइन। फिर तो बहुत अच्छा, कल के बाद में आप ट्रिको इक्वेशन करने की कंडीशन में आने लग जाएंगे। सैटरडे पे तो अपन सब कुछ पैक कर देंगे ट्रिको इक्वेशन का। कल के बाद मैं बोल भी दूंगा प्रैक्टिस चालू कर दो भाई लोग, मतलब बुकलेट बुकलेट सॉल्व करना चालू कर दो। अब ट्रिगो इन इक्वेशंस बाकी रहेंगी बस। हाँ हाँ, सैटरडे अपन सबसे पहले यही करेंगे, आपके डाउट ही डिस्कस कर लेंगे भाई, ऐसे ही कर लेंगे रिलेटेड विद ट्रिगो इक्वेशंस। ठीक है।
होमवर्क अभी भी नया होमवर्क नहीं दूंगा ज्यादा, पुराना कंप्लीट कर लेना, पूरा ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लेना। हाँ मेरा लेक्चर नहीं है सैटरडे को ना। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ तो ठीक है, कल मेरा काम हो जाएगा काफी कुछ, आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ट्री को, इन इक्वेशंस बाकी रह जाएगा। ग्रुप पे मांग लेना बेटा, शौनक, ग्रुप पे मांग लेना ना, किसी और कोई सेंड कर देगा, मैं नहीं भी करूंगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, देर इज नो कंस्ट्रेंट व्हेन यू सॉल्व अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ भी हो दोस्तों, यू कैन सॉल्व इट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। असाइनमेंट ऑन टाइप्स, ऐसे टाइप्स पे अलग अलग नहीं होता बेटा, पूरा कंबाइंड असाइनमेंट है अपना इन चैप्टर 2, इन चैप्टर 2 ऑफ आवर बुकलेट, वही मैं पूरी करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि टाइप अंडरस्टैंड करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो व्हाट आई विल बी हेल्पिंग यू इज के आई विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस सो दैट यू विल कम टू नो हाउ आई एम सॉल्विंग, so that will help you to solve booklet exercise 1 2। देखो नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है, टाइप 1 है टाइप 2 है, मैंने बोला नाम में क्या रखा है, मेरे नाम में क्या रखा है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को समझ में आ रहा है तो बस काम खत्म। जब क्वेश्चन आया तू सॉल्व कर पा रही है, टाइप 1 है 2 है 3 है 4 है, ये तो मैं बताता भी नहीं हूँ, ये तो ठीक है, थोड़े से इज्जतदार तरीके से मैंने लिख दिया है, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं, मैं पैटर्न लिख देता बस खत्म, कि भाई ये नेक्स्ट पैटर्न है, ये नेक्स्ट पैटर्न है, ये भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं। एट द टाइम ऑफ द सॉल्विंग इट शुड बी कि आपको क्लिक होना चाहिए कि यार ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में है, तो उसको टी पुट कर दो। नाम, एक्सरसाइज 1 हो गई है फिनिश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ जाऊं आगे, आ जाऊं टाइप 7 पे। डजेंट मैटर अक्षत, कोई भी चूज कर ले। आई थिंक यू चूज वो वाला सब्जेक्ट जो विच विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 12th। एडिशनल सब्जेक्ट जो आप लोग चूज करोगे, तो योर फोकस शुड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, नॉट द नॉलेज। द knowledge what you want in 11th and 12th is PCM, because that will going to decide your college। And ठीक है, तो भले ही अगर इफ यू वांट टू परस्यू कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, इट इज नॉट एन इशू, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक कंप्यूटर साइंस इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, so it is not at all related. Your focus will be on physics, chemistry and maths for this 11th and 12th, because all the exams which you will be giving, and those exams PCM will be the subject which they are asking, not the any other subject। branch is irrespective, ब्रांच तो आपको रैंक डिसाइड करके देगी, कि रैंक क्या है ये वो आपको ब्रांच देगी, राइट। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जितना मैक्सिमम टाइम आप पीसीएम पे डिवोट कर सकते हो बेटा, वो करने का है हमको। ये जो फंडा है टाइप 7 है, ये रेंज का फंडा है बेटा, ये रेंज का फंडा। एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके उसके बाद में, आज तो एक इजी क्वेश्चन ही कराऊंगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया आपको कि यार कॉस की पावर 50x, कॉस की पावर 50x माइनस साइन की पावर 50x इज इक्वल टू 1 है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मुझे दे दो। ठीक है, कॉस की पावर 50 माइनस साइन की पावर 50 इक्वल टू 1 है, इसका सॉल्यूशन आप दे दो। तो आप बोलोगे, देखना इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी कंपेयर रेंज इन एलएचएस एंड आरएचएस, एंड वी सॉल्व। एक सिंपल एग्जांपल है उसका, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप बोलोगे कि देखो सर, इसकी रेंज एग्जैक्ट पूरे की रेंज निकालना मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क है बेटा, इसकी एग्जैक्टली पूरे की रेंज निकालना हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, टोटली एक्सप्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। बट आप अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, जैसे cos की पावर 50x की रेंज अगर आपको निकालनी है, तो ये कहां से कहां तक आएगी, और sin की पावर 50x की जो रेंज निकालोगे, ये कहां से कहां तक आएगी, जरा बताओ।
ये तो पक्का 0 से लेके 1 तक आएगी, इसमें तो डाउट नहीं है ना, पावर 50 हो गई है, पॉजिटिव पावर हो गई। ये भी पक्का 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब जब आप कॉस की पावर 50x माइनस साइन की पावर 50x लिखोगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? अरे मैक्सिमम वैल्यू तो जब ही आएगी जब आप इसको ले लोगे मैक्सिमम और इसको ले लोगे मिनिमम, जब ये आनी चाहिए। इसके अलावा कभी नहीं आएगी। अब जब ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम भी हो जाएगा। इसका मैक्सिमम है 1 और इसका 0 है, तो क्या कॉस की पावर 50x अगर 1 होगा तो साइन की पावर 50x 0 होगा? बिल्कुल होगा, राइट। जब भी cos x 1 होता है साइन x 0 होता है, या cos x माइनस 1 होता है साइन x क्या होता है? 0 होता है। तो ये अब आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये मैक्सिमम ये मिनिमम इसी केस में 1 आ सकता है, इसके अलावा तो कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि 1 माइनस 0 ही 1 हो सकता है, इसमें 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी है नहीं जिसमें से इसको माइनस करके 1 ला सकते हो। तो ये पक्का आपके पास हो जाएगा कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास जब भी निकलेगा जब cos की पावर 50x जो है वो आपके पास 1 होगा, एंड एट द सेम टाइम साइन की पावर 50x को 0 होना पड़ेगा। ये बिल्कुल होगा, अगर cos की पावर 50x 1 होगा तो साइन की पावर 50x 0 होना 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 कंपलसरी है। ठीक है। अब यहां से आप ये जरूर बोल सकते हो कि cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, cos x प्लस माइनस 1 होगा। अब देखो यहाँ पे, तो cos x प्लस 1 यहाँ पे होता है, माइनस 1 यहाँ पे होता है, साइन एक्स 0 यहाँ पे होता है। तो ये जो दोनों एंगल हैं आपके पास, ये दोनों एंगल आपका कर रहे हैं काम सेटिस्फाई। अब ये दोनों एंगल आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भाई इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने मैथ्स में बनाया हुआ है एन पाई। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि पावर 50 में सॉल्व करके मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप देखो ना पावर 50 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप और उसको सॉल्व करोगे। आपको कुछ ऐसे रेंज का लॉजिक ही लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रिलेट करते हुए इसकी रेंज निकालोगे। इसकी रेंज के बाद में आप करोगे। इसकी रेंज पक्का है कि ये वाले जो एक्सप्रेशन की रेंज है ना बेटा, ये -1 से +1 के बीच में लाई कर जाएगी। दैट वी कैन फाइंड इट आउट, -1 से +1। इसके लिए पता है अपन को, क्योंकि जब ये 1 हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है, और जब ये 1 हो रहा है ये 0 हो रहा है, इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अचीव कर पा रहे हैं। नहीं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम मिनिमम अचीव करने का एक ही कॉम्बिनेशन है कि 1 में से 0 को माइनस करो और 0 में से -1 को माइनस करो। और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है कि जब ये 1 हो रहा है ये 0 हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है ये -1 हो रहा है। अदरवाइज हमेशा साइमल्टेनियसली नहीं होते। वो थोड़ा क्वेश्चन आप समझोगे ना, डीप में घुसोगे तो मेरी बातें और ज्यादा समझ में आने लगेगी। बट अभी ठीक है, अभी आप बस ये समझ लो कि एक ही केस बनेगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 0 होगी। और इस तरीके से पूरा लॉजिकल सॉल्यूशन आता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। बेटा कॉस की रेंज कितनी होती है? -1 से +1, उसकी पावर इवन करेगा। कॉस स्क्वायर की रेंज भी 0 to 1 होती है। कॉस की पावर 50 की रेंज 0 to 1 ही होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 की पावर 51 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 की पावर 50 0 हो जाएगी। 0 से 1 के अलावा तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि cos x खुद -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन है, प्योर फ्रैक्शन है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, उसके स्क्वायर की वैल्यू। इट विल बिकम, अरे 1 और 1 बन ही नहीं सकते कभी भी। अरे भाई ये पूरे की रेंज लिखी है यहाँ पे, ऐसा गलती मत कर यार तू। इस पूरे की रेंज, दिस माइनस दिस की रेंज लिखी है, -1 to +। सिद्धांत आया समझ में? सिर्फ कॉस की रेंज नहीं थी। चलो मतलब अब आप लोग थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगे हो, अच्छी बात है।
बोल बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ, सपोज हम -150 पावर रेस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 को भी 50 पावर रेस करेंगे तो हमको तब भी 1 मिलेगा। तो हाँ दोनों बिल्कुल। साइड 1 1 होगा ना, जीरो हाँ, का क्या? मिनिमम वैल्यू तो जीरो आएगी भाई रेंज में। जीरो भी तो है, cos x की वैल्यू जीरो होगी तो 0 की पावर 50 जीरो होगी ना। रेंज रे पहले वाली तो -1 तो to 1 थी रेंज ना। ऐसे थोड़ी निकालते बेटा, रेंज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच की, मतलब जो जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको रेंज बोलते हैं। सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सीन में लाके आप रेंज थोड़ी लिख सकते हो बेटा। ओके सर। जैसे cos x की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, उसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि -1 से 0 के बीच के नंबर जो स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से लेके 1 के बीच में ही आ जाएंगे। फंडा वो है। ठीक है, तो चलो इस एंड पे एंड करूंगा क्लास आज की। होमवर्क नया कुछ भी नहीं है, जो पुराना दिया हुआ है उसी को करो, जिसमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वापस से सोचो समझो करो, सॉल्यूशंस हैं आपके पास। 6.1.20 से लेकर 2.8 के बीच के मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जो पहले नहीं हुए थे शायद अब होने लगे आपसे। जो 6.2 के क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे थे अब शायद होने लगे। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।